आपने तो न्यूज तक के मंच पर या हर जगह आपने तो आकर कहा मैं तो दूर रहूंगा राजनीति से, फिर एक सुबह आती है आप सीधा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, वो तो ये कहेंगे कि आप फिर तो भाई एक पार्टी का कलर पहले से पेंटेड था। राजनीतिक काम पवित्र काम होता है, राजनीतिक काम अच्छा काम होता है, राजनीति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। खास तौर पे राजनीति में उन लोगों को आना चाहिए जिनको लगता है कि राजनीति बहुत खराब है। वो नहीं आएंगे फिर तो सही में खराब हो जाए। आपको राहुल गांधी में क्या पसंद आया और राहुल गांधी को आप में क्या पसंद आया? इसको बेसिक इंटेलिजेंस कहते हैं। वो बहुत हाई है, उनका समझते हैं वो कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है, समाज कैसे चल रहा है। वो उस चीज को पिन पॉइंट कर पाते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे ये जानकारी है कि उनको जब स्क्रिप्ट देने की कोशिश होती है उनकी टीम के द्वारा, तो वो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते। अब एक तरफ हम लोग जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो बिना स्क्रिप्ट के अपना हाथ भी नहीं उठाते हैं। उनके स्क्रिप्ट पे लिखा रहता है कि मोदी जी का हाथ कितना ऊपर जाएगा भाषण देते समय। तो ये एक चीज़ है। सो ही इज समवन जिसको कि आप ये नहीं कह सकते कि ये बोलने से फायदा हो जाएगा तो आप बोल दीजिए, सिर्फ भले झूठ है। क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या रही? बीते महीनों में क्या क्या हुआ? क्या मीटिंग्स हुई, क्या बैठकें हुई, उन बैठकों में क्या बातचीत हुई? अब कई सारी जो डायरी और बायोग्राफी की चीजें हैं वो भी आप पूछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाल में एक एजिटेशन चला जहां आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज को इंक्रीज करने की बात जो है वो कही गई। होगा ही, लेकिन ये जो संख्या आई है वैकेंसीज ये बहुत कम है। जितनी बड़ी वैकेंसी है उसकी तुलना में बहुत कम है, तो ये बढ़ाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। 2018 में युवा हल्ला बोल का एक संगठन शुरू किया, बेरोजगारी पर बात की। साल दर साल हमारे साथ भी मंचों पर शामिल रहे जब जब बेरोजगारी की बात हुई। फिर एक दिन 24 सितंबर की सुबह हम देखते हैं शामिल हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका न्यूज तक पर। थैंक यू। कुछ ही वक्त पहले, और अनुपम जी तो हमारे साथ बेरोजगारी और इससे जुड़े मुद्दों पर बात करते रहते हैं, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल होगा कि भैया आपने तो न्यूज तक के मंच पर या हर जगह आपने तो आकर कहा मैं तो दूर रहूंगा राजनीति से, फिर एक सुबह आती है आप सीधा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, वो तो ये कहेंगे कि आप फिर तो भाई एक पार्टी का कलर पहले से पेंटेड था। नहीं, देखिए पहले तो मैं एक चीज को करेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार करेक्ट किया है इस बात को पिछले कुछ वर्षों में। क्योंकि जब जब हमारे हल्ला बोल आंदोलन को लेकर ये बात कही जाती थी कि क्या आप पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, तो पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो बाद की बात है। मैं तो ये कहता था कि ये जो काम है हल्ला बोल आंदोलन का, ये खुद पॉलिटिकल काम है। इस बात से आपको भी ध्यान में होगा, आपसे भी एक बार इस पर बात हुई है। नहीं, लेकिन लोग ये भी तो कह सकते हैं कि कई उस वक्त इसलिए तो नहीं कहा कि हमेशा गुंजाइश रहे। नहीं, गुंजाइश वाली बात नहीं। देखिए कोई पाप करने की दिशा में तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि किसी पाप की गुंजाइश बची रहे। बात यह है कि पहले भी हमारे काम का जो नेचर था वो पॉलिटिकल था, चुनावी नहीं था। तो एक तो हम लोग सिर्फ चुनाव को ही राजनीति समझते हैं, इसलिए कई बार लगता है कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या चुनावी पार्टियों में नहीं है उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस भ्रामक स्थिति को सबसे पहले हम लोगों को दूर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में देश के लिए कोई अच्छा बड़ा परिवर्तन करना चाहता है, अपने गांव के स्तर पे या राष्ट्र के स्तर पे वो राजनीतिक काम ही कर रहा है। वो खुद को बताता रहे ए पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल का डेफिनेशन नहीं जान रहा है। फिर वो सब राजनीतिक काम है, और राजनीतिक काम पवित्र काम होता है, राजनीतिक काम अच्छा काम होता है। राजनीति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। खास तौर पे राजनीति में उन लोगों को आना चाहिए जिनको लगता है कि राजनीति बहुत खराब है। वो नहीं आएंगे फिर तो सही में खराब हो जाएगा। आपको क्या लगता था इससे पहले? मैं तो कहता था ना कि मैं राजनीति कर ही रहा हूँ, मुझे राजनीतिक काम कभी खराब नहीं लगा। मैं हल्ला बोल आंदोलन के शुरू होने से पहले भी इलेक्टोरल कैंपेन्स और पॉलिटिकल काम कर चुका हूं। आंदोलन के दौरान भी लगातार ये कहता रहा। मैं कई यात्राओं में, कई सभाओं में जब कोई मंच पे जाके ये खड़े होकर कहता था कि मैं अनुपम जी का साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और उस पर जब ताली बजती थी तो मैं जाके मंच पे उसके बाद उनको करेक्ट करता था कि नहीं आप मेरा साथ दे रहे, वो ठीक बात है, लेकिन ये सही बात नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। ये भी पॉलिटिकल काम है जो मैं हल्ला बोल के जरिए कर रहा हूं। आप कहिए कि मैं किसी राजनीतिक दल से दूर हूं। सवाल यह हो सकता है कि आप अब तक जो काम कर रहे थे
उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था, जो सही बात है। मैं बार बार ये कह रहा था कि हल्ला बोल आंदोलन का कोई एफिलिएशन, कोई एसोसिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन उसको हमने मेंटेन लेकिन किया। क्या जरूरत पड़ी कि अब जो है वो राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस में एंट्री ले ली जाए? क्योंकि आपने कहा कि पॉलिटिकल बात मैं करता हूँ, या हमेशा कहता हूँ, क्योंकि बेरोजगारी हो, ये सारे विषय जो है वो कुल मिलाकर पॉलिटिकल बन ही जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि और बनना भी चाहिए पॉलिटिकल, जी, बन क्या जाते जरूरत हैं। पड़ी कि कांग्रेस पार्टी में ये देखिए, इसके कई कारण है। एक कारण तो ये है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके दर्शकों के लिए भी मैं चाहता हूं कि ये बने, और मैं हर मंच से, हर माध्यम से ये करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जिसको हम लोग राजनीतिक कहते हैं या पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ने को ही पॉलिटिक्स करना अगर कहते भी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों में किन लोगों को होना चाहिए, या देश के राजनीतिक नेतृत्व में जो ऊर्जा आएगी वो कहां से आएगी? वो आंदोलनों से ही आएगी ना। अगर वो सामाजिक आंदोलन से, जन आंदोलन से देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को वर्कर्स, लीडर्स नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो सड़ जाएगा पूरा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम। पहली बात तो ये है कि पूरी लीडरशिप ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की आइडियली मूवमेंट से आनी चाहिए। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये कोई बात मेरी नई नहीं है, ये मैं उस समय भी कहता था जब मैं पार्टियों से दूर था। तो पहली बात इसको हम लोग ठीक कर लें कि ये कोई खराब बात है ऐसा होना। दूसरी बात, देखिए, किसी भी कैंपेन की, किसी भी मूवमेंट की एक एज होती है। उसका मॉडल सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता है। आप उसको 30 साल तक नहीं चला सकते। आप एक मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, उस पर अभियान चला रहे हैं, और उसकी कई सफलताएं हुई, कईयों को आपने रिपोर्ट किया, आपके चैनल ने किया, देश भर ने देखा है कि पिछले 4-5 साल में कितने बड़े बड़े एजिटेशंस हुए, आंदोलन हुए, और रोजगार जो एक प्रमुख मुद्दा है उसके तौर पे स्थापित हुआ हल्ला बोल आंदोलन, संयुक्त युवा मोर्चा की मदद से, माध्यम से। लेकिन उसका एक पीरियड है, वो काम आगे भी चलेगा। ये हल्ला बोल आंदोलन मर्ज नहीं हो रहा है, वो काम चलता रहेगा आगे। लेकिन उस आंदोलन के लोगों को अगर देश की पॉलिटिकल, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं जाएंगे, तो न ही आंदोलन का फायदा है, न ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों का फायदा है। अब अगला सवाल आपका आता है कि कांग्रेस ही क्यों? एकमात्र पार्टी तो कांग्रेस है नहीं। देखिए, हम लोग, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, अलग अलग तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स अलग अलग चीजों से आकर्षित होते हैं। कुछ लोग धन बल से आकर्षित होते हैं, क्योंकि बहुत सारी राजनीति पूरे ताम झाम माहौल से चल रहा है हमारे देश में आजकल। कुछ लोग बाहुबल से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग सत्ता से अट्रैक्ट होते हैं, जो सत्ता में है उसके साथ रहना है, जो भी हो, जैसे भी करके करना है। देखिए, हमारे जैसे लोग न सत्ता से अट्रैक्ट होते हैं, न बाहुबल से होते हैं, न धन बल से अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे लोग नैतिक बल से अट्रैक्ट होते हैं, जिसको मॉरल अथॉरिटी कहते हैं। और कोई भी सच्चा ठोस परिवर्तन जो है बिना उस मॉरल अथॉरिटी के, नैतिक बल के नहीं आ सकता है, जिसमें बहुत गिरावट आई है हमारे देश की राजनीति में ओवरऑल पिछले कई दशकों में। लेकिन हमारे लिए तो कम से कम आज भी आकर्षण का बिंदु वही है। और जितनी भी पार्टियां हैं इस वक्त देश में, उसमें मुझे लगता है कि आज जो देश की परिस्थिति है, परिस्थिति क्या है? 2 तरह के फोर्सेस हैं जिनमें संघर्ष है इस समय। इसको अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करें, पार्टियां कितनी भी हो, मूल रूप से ताकत 2 तरह के हैं। एक वो है जो इस देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ लोग बिल्कुल अलार्म हो जाएंगे कि देश बेचने कैसे रहे। तो भाई, देश बेचना कोई ये नहीं कि किसी ने पेपर पे लिखा और साइन किया और देश बिक गया। देश बिकना मतलब देश की राष्ट्रीय संपत्ति, संसाधन, उपक्रम, उनको कुछ हाथों में सौंपने की कोशिश करना, जिसको मैं कई बार कहता हूं कि मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजिंग लॉस, प्राइवेटाइजिंग प्रॉफिट। उसके लिए हमारा एक टर्म भी है, मोडानीकरण। ये मोडानीकरण की जो नीति है, इससे देश को बेचने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो ताकत है वो देश बचाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ ताकत है जो इस समाज को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, फूड हैबिट्स के नाम पे, आपकी क्या पसंद हो नापसंद हो उसके नाम पे, आप क्या बोल सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं सार्वजनिक रूप से, उसके नाम पे। तो एक है जो इस समाज को, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और दूसरी ताकत है जो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपको जब चयन करना हो, तो अगर आप रत्ती भर भी आदर्शवाद अपने अंदर बचा के रखना चाहते हैं, अगर आप सच में
देश प्रेमी है, सच में आपको समाज के बेहतर भविष्य की चिंता है, तो आपको किस तरफ खड़ा रहना है। और ये जो देश बचाने का काम, भारत को जोड़ने का काम जो ताकत कर रही है, आज उस ताकत की केंद्र बिंदु, एकमात्र ताकत मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही है, कांग्रेस के अलावा पेरीफेरी पे भी लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं लेकिन ये इस काम को बखूबी कर रहे हैं, अपनी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, लेकिन उसके केंद्र में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ना हो तो ये काम करना आज के समय में कठिन हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी भी क्यों कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि इस काम को करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, देश बेचने का काम मॉडर्नीकरण से हो रहा है, देश बचाने का काम, भारत को जोड़ने का काम न्याय के सिद्धांत से होगा। वो न्याय जो हर वर्ग को मिले, वो न्याय जो बेरोजगारों की बात हम लोग करते हैं उनको जस्टिस मिले, सोसाइटी के हर सेक्शन को, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, श्रमिकों को, सबको जस्टिस मिले, इसी से तो होगा काम। वो न्याय देखिए सिर्फ शब्दों में नहीं, कन्विक्शन से न्याय हो। और वो काम इस देश में कौन कर रहा है, इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आज के समय में। तो जब चयन करना था तो हमने चयन किया कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो चल रही है उसमें हमें रहना है। हम सिर्फ जोड़ घटाव गुणा गणित देखते चुनाव जीतने हारने का, तो मैं जिस प्रदेश से आता हूं आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां की आज के समय में चुनावी रूप से सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस हो, कल को हो जाएगी मैं जानता हूं, लेकिन आज तो नहीं है। तो हो सकता है कि मेरे लिए अगर सिर्फ किसी ढंग से कुछ पा लेना होता तो मैं ये नहीं सोचता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि नैतिक बल आकर्षित करता है, बाकी चीजें नहीं करती है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी आकर्षित करती है, इसलिए राहुल गांधी जी आकर्षित करते हैं। जिस तरह की बात आपने कही, वो अक्सर हमने राहुल गांधी को कहते हुए सुना है कि दो फोर्सेस हैं देश में, या फिर न्याय की बात अब लगातार कर रहे हैं, युवा न्याय की उन्होंने बात की, महिला न्याय की लोकसभा के चुनाव के दौरान बात की। आपको राहुल गांधी में क्या पसंद आया और राहुल गांधी को आप में क्या पसंद आया, ये बताइए। बड़ा कठिन सवाल है। देखिए मुझे क्या पसंद आया उनमें ये तो मैं फिर भी बता सकता हूँ, उनको मेरे में क्या पसंद आया ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। ये मैं कैसे बता दूं कि उनको मेरे में फिर क्या भी, पसंद लेकिन आया? इतने राउंड जो है बातचीत के रहे हैं, आपका जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं वो उठाना हो, या फिर आपका व्यक्तित्व हो, क्या बात मुझे लगता है संवाद का जो कारण रहा शुरुआती, वो तो ये था कि क्योंकि उनकी एक सेंसिबिलिटी है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, और चर्चा की शुरुआत, संवाद की शुरुआत वहाँ से हुई थी, क्योंकि हम लोगों का देश भर में काम है। और मैंने एक और इंटरव्यू में आपके चैनल पे ही ये बताया था एक बार कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी या सिर्फ राहुल गांधी संवाद में थे, कई पार्टियों के कई लोग संवाद में थे, लेकिन उस संवाद की प्रक्रिया में आप डिस्कवर करने लग जाते हैं इंडिविजुअल को। हो सकता है कि आप मुझसे बात तो एक इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब बातचीत होते होते आप नई चीजें डिस्कवर करते हैं जो आप अनुपम के बारे में पहले नहीं जान रहे होते हैं। तो क्या राहुल गांधी ने आप में डिस्कवर किया? नहीं, राहुल गांधी जी ने क्या डिस्कवर किया मैं इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, उनका फील्ड है। ये आपको उनसे पूछना चाहिए जब भी मौका मिले, जिस ढंग से भी मिले। लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं ये जरूर बता सकता हूँ। देखिए मुझे जो जितनी भी बातचीत उनसे हुई है अब तक, उसमें मुझे एक तो ये लगा कि वो जिसको बेसिक इंटेलिजेंस कहते हैं वो बहुत हाई है उनका। समझते हैं वो कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है, समाज कैसे चल रहा है। वो उस चीज को पिन पॉइंट कर पाते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है। कई बार हम लोग समस्या दिख भी रहा होता है ना, तो वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। वो उनमें गुण है। तो एक जो कहते हैं रॉ बेसिक इंटेलिजेंस, एक तो चीज वो है जो मैंने डिस्कवर किया। दूसरा जो मैंने डिस्कवर किया वो ये मॉरल कंपास, जो मैंने अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में भी कहा कि जिस नैतिक बल से मैं आकर्षित हुआ, तो वो बहुत ऊंचा है। आप देना चाहेंगे मॉरल? मैं उदाहरण देता हूं। मैं जैसे मुझे जानकारी है कि कई आप वीडियोस देख रहे होंगे राहुल गांधी जी की, जिसमें वो कभी मजदूरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी रेलवे के गैंगमैन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये जानकारी है कि उनको जब स्क्रिप्ट देने की कोशिश होती है उनकी टीम के द्वारा, तो वो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते उस ढंग से, वो बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, ऑर्गेनिक रहता है और उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ हम लोग जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो बिना स्क्रिप्ट के अपना हाथ भी नहीं उठाते हैं। उनके स्क्रिप्ट पे लिखा रहता है कि मोदी जी का हाथ कितना ऊपर जाएगा भाषण देते समय, ये ऐसा स्क्रिप्ट फॉलो होता है वहां पे। दूसरी तरफ एक इतना ऑर्गेनिक आदमी है
जो किसी से इंटरेक्शन करने से पहले बिल्कुल उसको सही मायने में समझने के लिए शुरू से किसी मन में कोई मेंटल ब्लॉक नहीं आने देता है, आराम से बात करता है। तो ये एक चीज है। सो ही इज समवन जिसको कि आप ये नहीं कह सकते कि ये बोलने से फायदा हो जाएगा तो आप बोल दीजिए, सिर्फ भले झूठ है। मुझे ऐसा लगता है। ये है मॉरल कंपास का एग्जाम्पल एक। तो ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब फिजूल की तिकड़म, फिजूल की एक्टिंग नहीं करते हैं, जो बहुत प्रेवलेंट है आज के समय में हमारी पॉलिटिक्स में। तो ये तो बहुत रेयर क्वालिटी है, आज की राजनीति में मिलती कहाँ है, किसी भी स्तर पे। और तीसरी बात, मुझे ये लगता है कि मॉरल कंपास के अलावा वो ये है कि उनमें सुपर्ब ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज जिसको कहते हैं ना, इंसान होने के नाते आप में जो संवेदना होनी चाहिए, जो किसी कमज़ोर के प्रति, किसी पीड़ित के प्रति जो दर्द होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान में होगा, हल्ला बोल आंदोलन में मैं तो पिछले 5-6 साल से इस बात को कई सभाओं में, कई भाषणों में कहता आया हूँ कि आज की एक बड़ी समस्या ये है कि लोगों को अन्याय का बोध उस दिन होता है जिस दिन तलवार अपनी गर्दन पे लटके। दूसरों के साथ हो रहा इंजस्टिस जो है उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से जो सत्ता में होता है वो सबको अलग थलग करके रखते हैं। तो आप जैसे ही किसान आंदोलन का समर्थन करने जाएंगे तो आपसे सर्टिफिकेट मांगने लग जाएंगे कि आप कौन सी खेती करते हैं, आप क्यों बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे। ये पैटर्न है हमारे देश में अभी। आप अग्निपथ को गलत बोले तो आपका एडमिट कार्ड मांगने लग जाएंगे कि आप कौन सी सेना भर्ती के लिए दिए हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं। मतलब कि इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए भी लोकल स्टैंड आई मांगा जाता है। ये एक समस्या है। अब वो आदमी जो है, वो जो ह्यूमन क्वालिटीज कहते हैं ना, कि अब जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको सही मायने में पूरा महसूस कर पाना, फील कर पाना, वो गुण है उनमें। तो ये हो सकता है कि मैं मानता हूं कि बहुत सारे जो क्राफ्ट चाहिए पॉलिटिक्स में, सो कॉल्ड कोट अनकोट, जिसको आज के समय में वर्च्यू मान लिया गया है, क्योंकि आप में ये लफाजी के गुण होने चाहिए, आप में ये बोल पाने की क्षमता होनी चाहिए, हो सकता है वो ना हो उनमें, लेकिन जो रियल रॉ क्वालिटीज एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, वो सब चीजें हैं। और मेरे लिए अट्रैक्ट होने का कारण जो है, वो मूल कारण यही था। पहली मुलाकात आपकी राहुल गांधी से कब हुई? पहली मुलाकात मेरी उनकी यात्रा के समय हुई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन पर या पहली यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। अच्छा। मैं यात्रा में चला नहीं था, लेकिन उनके साथ मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी हमारी, और रोजगार के विषय पे चर्चा हुई थी। और उसके बाद कैसे बात बनी? क्योंकि हमने देखा 24 सितंबर को अचानक अनुपम हल्ला बोल का जो मूवमेंट चलाते थे वो हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में शामिल, ये खबर आती है। क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या रही? बीते महीनों में क्या क्या हुआ? क्या मीटिंग्स हुई, क्या बैठकें हुई, उन बैठकों में क्या बातचीत हुई? नहीं, अब कई सारी जो डायरी और बायोग्राफी की चीज़ें हैं वो भी आप पूछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस बीच में उनसे कई मुलाकातें हुई, लंबी बात हुई कई बार। हमारी टीम के साथ भी वो बैठे, मतलब मेरे साथ 1-to-1 तो इंटरेक्शंस हुए ही, इसके अलावा जो हमारी कोर टीम थी उनके साथ भी बैठे वो, और फिर बातचीत यहाँ तक पहुंची। फिर उसके बाद मतलब क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या हुआ वो आप ज्यादा नहीं बताएंगे? नहीं, अब ये क्लोज डोर मीटिंग्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई जो बताने में दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब किसी के साथ बातचीत हुई है तो अब मुझे खुद हो सकता है कि पूरा स्क्रिप्ट याद ना हो, हम लोग तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं है ना। लेकिन देखिए, जो सैद्धांतिक बात है कि क्यों मैं कांग्रेस पार्टी में गया, क्यों मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। उसका जो रियल रीज़न था, उसमें कोई बचने की कोशिश नहीं की, उसमें कोई डिसऑनेस्टी बनाने की कोशिश नहीं की, ईमानदारी से बताया मैंने, वही। तो आप जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड फील करते हैं, पार्टी को आप ज्वाइन करते हैं, राहुल गांधी के साथ आप बैठे होंगे या उनके जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ आप बैठे होंगे, आगे की कुछ जरूर सोच होगी, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर बिहार से हो जहां से आप आते हैं। क्या आपका आगे कार्यक्षेत्र रहने वाला है? क्या हम आपको नेशनल पॉलिटिक्स में देखने वाले हैं या फिर बिहार में जहां 1 साल में चुनाव है वहां पर अब एक्टिव देखने वाले हैं? क्या होने वाला है? क्या बैठ के बातचीत हुई? रोड मैप क्या डिसाइड हुआ है? देखिए, मैं इन दो, जैसे नेशनल पॉलिटिक्स और बिहार, इन सबको अलग अलग करके नहीं देखता हूँ। अभी भी कई वर्षों से जब हम सो कॉल्ड नेशनल काम कर रहे थे तो बहुत सारा कंसंट्रेशन आप जानते हैं बिहार में रहा मेरे काम का पिछले कुछ वर्षों में। और भले ही उत्तर भारत के, मध्य भारत के कई राज्यों में
संगठन रहा है, कई राज्यों में कैंपेन्स और कई राज्यों में एक्टिविटीज रही हैं, लेकिन बिहार में डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई पार्टिसिपेशन मेरा रहा है, वो आपने देखा है। तो वो नेचुरली, अब हम पार्टी में हैं तो वो तो कलेक्टिव डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा कि किस ढंग से आगे बढ़ना है, और समय के साथ वो दिखता जाएगा, आपको पता होता जाएगा। और राहुल गांधी ने, जैसे मैंने अभी कहा भी था कि युवा न्याय की बार बार लोकसभा के चुनाव में बात की, आपके जरिए अभी कैसे कैरी फॉरवर्ड आगे भी होगा? क्योंकि आप बेरोजगारी की बात करते हैं, नीट में पेपर लीक धांधली की बात आती है तो आप सबसे आगे मोर्चा खोल देते हैं सरकार के खिलाफ। कैसे इसको आगे लेकर जाने वाले हैं, और ये आपके जो आपका जो युवा हल्ला बोल मूवमेंट है उससे कैसे अलग होने वाला है? जी नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मूवमेंट जिस ऑब्जेक्टिव से था उसमें काफ़ी ताकत मिलेगी अब कांग्रेस पार्टी में मेरे होने से, उस मूवमेंट को भी ताकत मिलेगी। और इन विषयों पर जिन पर हमारा काम रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी की बहुत स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग है, और कांग्रेस पार्टी में जाने के मैंने कई उसके जो वैल्यू बेस्ड रीजंस थे वो तो दे दिए, लेकिन एक जो और बात नहीं बताया मैंने, अभी तक नहीं बताया, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी का उन मुद्दों पे स्टैंड, और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी का जो एक पूरा पोजीशन रहा है, आप देखिए भर्तियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात हो, रोजगार की बात हो देश में, अग्निपथ के मुद्दे की बात हो, आजीविका की बात अगर हम करते हैं तो एमएसपी की बात हो, इन सब पे एक पे आप देख लीजिए, आमतौर पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, एक्टिविस्ट के लिए कहना अलग बात होती है, मूवमेंट्स में कहना अलग बात होती है, लेकिन कल को जिनको सरकार में आना है, चलाना है, वो कई बार बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसी बात कहने से पहले और उससे थोड़ा बचते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन बातों को समझकर, देश में उसकी जरूरत को महसूस करते हुए राहुल गांधी जी ने कई बातें कही, भर्ती भरोसा कहा, पहली नौकरी पक्की कही, पेपर लीक से मुक्ति की बात कही, अग्निपथ को वापस लेने की बात कही, 5 न्याय की बात की। तो वो सारी बातें कह रहे हैं जो हम चाहते थे कि आइडियली इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी बोले, और वो बात वो बोल रहे थे। तो एक रीजन कन्वर्जेंस का, साथ आने का, ये भी है कि हम जिन जिन मुद्दों पे हमारा जो पोजीशन है, जब हम कांग्रेस पार्टी से इंडिपेंडेंट थे और हम कोई कांग्रेस पार्टी को देखकर अपनी लाइन नहीं बना रहे थे, हम अपनी कन्विक्शन से अपनी लाइन बना रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपने कन्विक्शन से अपनी लाइन बना रही थी, लेकिन वो दोनों लाइन सेम था। तो ये तो बिल्कुल एक ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस है पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स के साथ। तो ये भी एक रीजन है साथ जाने का। और आपने जो बात कही है, क्योंकि इतनी स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी के इश्यूज पे, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज पे, एजुकेशन के इश्यूज पे, उन मुद्दों पे, पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दों पर, जिस पर हल्ला बोल आंदोलन का बहुत सारा कैंपेन रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत कठिनाई नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, हमारी टीम को, हमारे पूरे आंदोलन को बहुत बड़ी मदद मिलेगी कांग्रेस पार्टी के मंच पर आने से। एक बड़ा मंच है, एक बड़े स्तर तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और साथ मिलजुल कर हम लोग जिस दिशा में इस देश को, देश के समाज को, अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं वो ले जा पाएंगे। ये जो तमाम आपने स्कीम गिनवाई, जिस न्याय की बात यहाँ पर हो रही है, इन सभी मुद्दों पर क्या आपसे भी कुछ सुझाव, कुछ राय राहुल गांधी ने मांगी? जी, लोकसभा चुनाव के समय भी एक इंटरेक्शन था कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि हम तो चाहते थे, वो तो हमारा एजेंडा था ना। हम तो देखिए, आइडियली हम जो काम कर रहे थे उसमें क्या चाहते हैं हम तो ये चाहते हैं ना कि हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो पार्टियों के घोषणा पत्र में आए, वो बात पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बोले। ये कोशिश तो हर प्रेशर ग्रुप, हर कैंपेन ग्रुप और हर मूवमेंट करता है। ये कोशिश हम भी कर रहे थे, और इस कोशिश में सबसे ज्यादा सफलता हमें कांग्रेस के साथ मिली। इस कोशिश में सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर संवाद और सबसे अच्छी सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग भी और संवेदना भी इन मुद्दों के प्रति राहुल गांधी जी की दिखी। तो वो ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी था। ये जो 5 न्याय की बात आप कर रहे हैं, उसमें भी पार्टिसिपेशन था हमारा। उस बात को हम लोगों तक भी पहुंचा रहे थे, और उसको शेप होने में भी हमारी जो भूमिका हो सकती थी वो हमने अपनी भूमिका निभाई। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सब जितनी बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सब एक पैकेज की तरह है। इन सब बातों का निचोड़ खुद ब खुद आपके सुनने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसने बिल्कुल सही फैसला लिया कांग्रेस पार्टी में जाके। और अच्छी बात यह है कि जब से कांग्रेस मुख्यालय में वो कार्यक्रम हुआ है और पार्टी के संगठन महासचिव ने पार्टी में वेलकम किया मुझे, तब से जिस तरह का मुझे रिस्पांस मिला है
वो खुद में अप्रत्याशित है। मुझे लग रहा था कि कई लोगों के मन में डाउट होगा, कई लोगों को लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट एनीवन हु इज कंसर्न्ड विथ आवर मूवमेंट, वो सब बहुत खुश हैं। उन सब को लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन वी कुड हैव टेकन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि संघर्ष जो है वो और बेहतर होगा और सही मुकाम तक भी पहुंचेगा। अच्छा, अंत में एक ये सवाल, सोशल मीडिया पर रेलवे का एजिटेशन लगातार चलता रहता है, हमने इसे लगातार कवर भी किया है। हाल में एक एजिटेशन चला जहां आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज को इंक्रीज करने की बात जो है वो कही गई। अगर आंकड़ों को ले ले तो 2024 में जो वैकेंसी आई एनटीपीसी की बात कर रहे हैं 11,558 पद, और 2019 में हम जानते हैं 35,000 जो पद थे, और कटौती अगर आप कंपैरिजन करें इस बीच में वैकेंसी नहीं आई और कटौती हुई 20,000 से 23,000 करीब कटौती हुई। अब इन छात्रों, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं, इन छात्रों की मांग क्या आप उठाएंगे विपक्ष के? अब क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो चुकी है, लोगों की ज्यादा उम्मीद होगी कि अब आपके पास वो पटल है जिस पर आप बैठकर वो बात कह सकते हैं और उस बात को और ज्यादा भी सुना जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा है। ये जो पूरा एनटीपीसी का मसला है, रेलवेज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का, 2019 में भर्ती निकली थी। वो भर्ती भी हमारे साथियों के कई प्रयासों के बाद, कई आंदोलन के बाद सरकार को दबाव में लाना पड़ा था, और उस भर्ती को पूरा करते करते मोदी सरकार ने पूरे 5 साल बिता दिए। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इनकी सारी नौकरियाँ जो है वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, जिसको आइडियली हमारा मॉडल एग्जाम कोड कहता है कि ये 9 महीने में पूरी होनी चाहिए कोई भी भर्ती। वो जो आपका 9 महीने वाला एक वो था जो आपने दिया था टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट के लिए, हाँ, बिल्कुल, वो क्या कांग्रेस के जरिए भी अब आप प्रपोज करना चाहेंगे? करेंगे, पार्टी में बात करेंगे उसको। और कांग्रेस ने ये कहा भी है, कांग्रेस ने खुद पहले से टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट की बात को मजबूती से रखा है, और उसको, जैसा मैंने कहा ना, कोई अलग अलग बात तो हम लोग पहले भी नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए अब और आसान और अब अच्छा हो जाएगा। 5 साल बिता दिए एनटीपीसी की भर्ती को पूरा करने में, और जब 2019 में भर्ती निकली 24 तक ला दिया, और जब 24 का चुनाव आया, आपको ध्यान में होगा रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के साथ हमारी एक बैठक हुई थी, उसमें मैंने इस मुद्दे को ही प्राइमरली हाईलाइट किया था कि रेलवेज में इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसीज है, लाखों पद रिक्त है, स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त है, रिक्वायरमेंट तो और ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उसमें से इतनी वैकेंसी है, और रेलवे में इतने आए दिन घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन सेफ्टी के पोस्ट खाली हैं, पोस्ट को खत्म किया जा रहा है, और 5-5 साल तक भर्ती नहीं निकलती, उन पदों को भरा नहीं जाता। तो ये सिर्फ रोजगार और नौकरी का मसला नहीं है, आप पूरी रेलवे प्रणाली को कैसे चलाएंगे उसका मसला भी है। तो सवाल ये है कि 24 के चुनाव आते आते जब आपको मजबूरी में निकालना भी पड़ा, उस वक्त रेलवे बोर्ड की जो चेयरपर्सन थी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इस पर विचार कर रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे लग रहा था ऐसे भी चुनाव आने वाला है, कुछ ना कुछ शायद होगा ही, लेकिन ये जो संख्या आई है वैकेंसीज, ये बहुत कम है। जितनी बड़ी वैकेंसी है उसकी तुलना में बहुत कम है, तो ये बढ़ाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि रेलवेज के जितने भी पोस्ट हैं उनको अविलंब भरा जाना चाहिए। आप देखिए असिस्टेंट लोको पायलट्स की हालत देखिए, रनिंग स्टाफ रेलवे में जो है वो 16-16 घंटे 20-20 घंटे लगातार काम करते हैं। दुर्घटना नहीं होगी तो क्या होगा, और दुर्घटना होती है तो इतना हाय तौबा हो जाता है, हम कल्प्रिट ढूंढने लग जाते हैं। रियल कल्प्रिट तो वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे वर्क कंडीशंस तैयार कर दिए हैं। अंत में एक जिज्ञासा से भरा सवाल ये भी है कि हर कोई जो कांग्रेस, भाजपा या किसी पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री लेता है, लोग सोचते हैं एस्पिरेशन होगी चुनाव लड़ने की। वो है एस्पिरेशन बिहार में चुनाव लड़ने की? चुनाव आने वाला है, नहीं, खुद चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है इस पे मैंने अभी मन नहीं बनाया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का एक प्रमुख काम है चुनाव लड़ना, तो उसमें जरूर भूमिका होगी किसी न किसी ढंग से पार्टी के संगठन में, या आगे क्या होगा ये तो देखिए, ये तो फिर फाइनल कलेक्टिव डिसीजन है ना, पार्टी का है। लेकिन मेरे मन में कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी में हूँ या पॉलिटिक्स में हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज तक से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। पहले युवा हल्ला बोल मूवमेंट के अध्यक्ष के रूप में जुड़ते थे, अब कांग्रेस नेता के रूप में, तो अब हम बोले नहीं बोले युवा हल्ला बोल मूवमेंट के चीफ आप? अब आप डिसाइड करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज तक।